वाइंडिंग अप पार्ट है इस क्वेश्चन का आपका। वाइंडिंग अप कर रहे हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। कैन यू सी दिस? लक्षिता, लक्षिता, आपको दिख रहा है क्वेश्चन? आईपैड को दिख रहा है क्वेश्चन? देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। Yes, sir. यहाँ है। इट सेज calculate the value of goodwill from the following information on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years। प्रॉफिट 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14 ऐसे करके दे रखे हैं आपके साथ। एक एक साल में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपके पास, ठीक है। चलो एक एक करके लेके चलते हैं। मुझे जरा फिगर बताते चले, ठीक है, फिगर बताते चले मुझे कौन कौन सी। क्वेश्चन 1 है शीट का। 2009-10 है पहली फिगर, कितनी है बताइए? वो एक बचा 1 लाख। उसके बाद 2010-11 कितना है? 2 लाख। फिर 2011-12 कितना है? 2,50,000। उसके बाद 2011-12-13 कितना है? 1,50,000। उसके बाद अगली वैल्यू कितनी है? 3 लाख। ऐसा करके आपके पास निकल कर आया आंसर। गॉट इट? देखो बेटा, इसके अंदर पड़ी होगी, निकाल के देना उसको। चलो अब आइए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। यू हैव द गुडविल शीट विद यू? सभी के पास नोट्स हैं? एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। अ मेजर रिपेयर वर्क, अ मेजर रिपेयर वर्क मेजर रिपेयर वर्क ऑफ मशीनरी इज डन ऑन 1 अक्टूबर 2011। ठीक है। अच्छा, जब वो मेजर रिपेयर वर्क बोले तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालना है, उसे आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज एन एसेट्स दिखाना है। ठीक है जी। फिर बोला कितने का? 10,000 रुपए का। डेबिटेड टू विच अकाउंट? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा करके बोला। अब आपके पास बोला गया कि बंदे ने क्या कर दिया कि एक मेजर रिपेयर करा था, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब आपने इसे ऑर्डिनरी एक्सपेंस यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, व्हिच इज टू बी कैपिटलाइज फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। मतलब आपको उसे सिर्फ मानना था, आपने उसे एक्सपेंस मान लिया। और जब आप इसे कैपिटलाइज करेंगे तो कह रहे हैं इस पर क्या होना था? 10% डिप्रिसिएशन भी चार्ज होना था रिटर्न ऑन वैल्यू के हिसाब से। ये कब काम हुआ? 1 अक्टूबर 2011 को। आज ये अक्टूबर 2011 कहाँ आएगा? अक्टूबर 2011 इस साल में आएगा, इस साल में। अक्टूबर 11 बोला, ये अप्रैल में मार्च में खत्म हो जाता, अक्टूबर 11 यहाँ। तो आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 10,000। क्यों किया प्लस 10,000? क्योंकि आपने एक्सपेंस बोल के माइनस कर दिया था उसको। नाउ इट बिकम्स योर असेट्स। अब एसेट्स पे क्या लगने वाला है? डेप्रिसिएशन लगने वाला है। तो देखिए, 10,000 पर, और अक्टूबर की है, 10,000 पर 10% कितना होता है? 1,000। 6 महीने का कितना होगा? 500। मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन 500 रुपए का। दिस इज डन विद एवरीबॉडी। अब आप समझिए, आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 10,000 थी पहले साल में। माइनस 500 कर दिया, एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9,500। 9,500 का 10% अब कितना होगा अगले फाइनेंशियल ईयर में? 950। कौन सा मेथड है ये? रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। 950 माइनस कर दूंगा यहाँ से तो क्या वैल्यू आएगी? 0,05,8। अब इस पे 10% कितना लगेगा अगले साल में? माइनस लगेगा 855। दैट्स योर आंसर। फिर से ऐसे समझा बनेगा। दो एक बार। हाँ, दोबारा समझिए, सुनिए। बचपन में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? Yes, स्ट्रेट sir. लाइन मेथड होता है और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक बार डिसाइड हो गया वही चलता चलेगा। लेकिन रिटर्न डाउन का मतलब होता है कि आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आई उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। पहले साल 10,000 था डिप्रिसिएशन, और वो अक्टूबर में खरीदी गई थी। तो 10,000 का 10/100 इंटू कितना करूंगा? 6/12। वट आई गेट 500। ये 500 आपने यहाँ से माइनस करा। तो पहले साल क्या किया आपने? 10,000 को जोड़ा और 500 रुपये माइनस किया। फिर फिर अगले साल के लिए आपकी मशीन की वैल्यू 9,500 हो गई। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है। अब आप 9,500 पर 10%, 950 रुपए डिप्रिसिएशन निकालेंगे, और वो अगले साल माइनस होगा। अगले साल माइनस कर दिया। फिर उसके अगले साल 950 माइनस करने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी आई? बुक वैल्यू 8,550। इस पर 10% कितना लगेगा? 855। वो कर दिया आपने। तब जाके आपका ये, अब ये एडजस्टमेंट देख रहे हैं आप, 3 सालों तक चली है। 3 साल तक चली है। ऐसा।
और इसका बिल्कुल उल्टा, इस एडजस्टमेंट का बिल्कुल उल्टा मैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाऊंगा, जहां डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना होगा आप, वो भी आएगा। तो अभी दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीबॉडी। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या लिखा है। फर्दर इट सेज क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। मुझसे पूछो क्या पूछ रही हो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 5000 इन 11-12। 11-12 में क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है, ओवर वैल्यूड हो गया है। 11-12 ये कहानी है, इस साल में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ना तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना माइनस करेंगे, 5000 माइनस करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक इस साल का अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो उसको क्या कर देंगे अगले साल, प्लस 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 प्लस, नॉट माइनस। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड तो उसको प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड तो उससे माइनस करते हैं। तो उसका इफेक्ट 2 साल तक चला गया। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। और आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक के साथ पॉजिटिवली करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के साथ उल्टा करते हैं। अरे ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक नहीं बनेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। वो तो करना है, ये पिछली क्लास में करके छोड़ा था आप लोगों के ऊपर। और आगे चलें जरा। ओपनिंग स्टॉक 10-11 का, अब क्या बोला क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कितना, 10-11 का। 10-11 का ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना है, ये 10-11। 10-11 में ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 20,000 का। क्या ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, हाँ अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड तो माइनस करना पड़ेगा 20,000। और ये ओपनिंग स्टॉक इस साल का है, तो पिछले साल का क्या होगा ये, क्लोजिंग स्टॉक। तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में क्या करना पड़ेगा, इसे जोड़ना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट अगले साल, ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट पिछले साल जाता है। अरे साधारण सी बात है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है ना, और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का, और इस साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। हाँ भाई, आपका तो सिर्फ 31 मार्च और 1 अप्रैल का डिफरेंस है, लेकिन फर्क पड़ता है कि पिछले साल क्या था, वो क्लोजिंग था, अगले साल वो ओपनिंग हो गया, तो नेचर बदल गया उसका। और जो रिलेशनशिप होती है करेक्शन की वो बदल गई, उसके पर हिसाब से सर गया। अगर हाँ आप सपोज आप क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ माइनस करोगे और वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो आप कौन सी वैल्यू लिखोगे, जो क्लोजिंग स्टॉक वाली होगी जो माइनस करके वाली होगी? देखो बेटा समझो, आपके पास जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बिल्कुल एडजस्टमेंट करने के बाद की फिगर आती है। उसमें एडजस्टमेंट का कोई स्कोप होता नहीं है। और अगर एडजस्टमेंट का कोई स्कोप हुआ भी उसके अंदर, तो फिर वो पास एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में चला जाता है। आप गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, आप पिछले सालों के 4 साल 5 साल के प्रॉफिट के बेस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो जो एब्सोल्यूट फाइनल फिगर है उसके हिसाब से करेक्शन कर रहे हैं। तो जो आपने बोला ना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ प्लस और माइनस होगा, तो आपके पास क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लिया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का था, उसमें से 1,000 का स्टॉक खराब हो गया, डेड हो गया, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा कितने का फिर, वो तो 9,000 का ही बचा। अगर 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपको बर्बाद हो गया तो 9,000 से आपकी करेक्शन चलेगी। एक साल में आप क्या करेंगे, 1,000 का लॉस दिखाएंगे और वो क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन बेटा समझ, हमारा क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक के डिस्ट्रॉय होने का नहीं, हमारा क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर और नीचे होने का। तो ऊपर नीचे होने में तो जो फाइनल फिगर है उसी के हिसाब से चलते हैं आप। जो आप बोल रहे हो ना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ बढ़ गया कुछ घट गया, तो अपने आप में एक अलग एडजस्टमेंट कहलाएगी, उसको फिर इस तरह से थोड़ा ट्रीट करेंगे। जब मान लो आपके क्वेश्चन में बोल दिया कि इस साल लॉस लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ 1,000/5 इंक्लूडिंग लॉस ऑन स्टॉक, तो क्या करें, उसे ऐड बैक कर देंगे, खत्म हो गया काम। उसे हम उस तरह से ट्रीट करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से लेके चलते हैं। और आज ड्यूरिंग द अगर कोई स्टॉक वगैरह का नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसको फिर हम एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करके चलते हैं। अगर वो फायर थेफ्ट एक्सीडेंट से हुआ, ये हमने करे थे पिछली बार क्वेश्चन, और अगर वो सिर्फ लॉस ऑफ गुड्स है, ट्रेडिंग का है, तो उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के हम एडजस्ट करते हैं। हाँ जी बोलिए, इज इट फाइन बेटा। यस सर। अच्छा, तुमने गुडविल के क्वेश्चंस रिवाइज नहीं करें, साफ साफ पता चल रहा है इस बात से। यस सर। हाँ तो करना है उसको। ओके। नेक्स्ट देखिए आगे, मैनेजमेंट कॉस्ट 10,000 की हर साल जानी है, तो चलिए हर साल लेके चलते हैं। मैनेजमेंट कॉस्ट 10,000 की हर साल कर दिया, हर साल कर दिया, हर साल कर दिया मैनेजमेंट कॉस्ट।
मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल की कर दी, एवरी ईयर यू डिड मैनेजमेंट कॉस्ट। बताइए फाइनल फिगर आप, कैन एनीबडी टेल मी द फाइनल फिगर ईयर कितनी है इस साल की? व्हाट इज द फिगर हियर? हाँ, 1,10,000। व्हाट अबाउट दिस फिगर? 1,70,000। व्हाट अबाउट दिस फिगर? 244। अगली साल की फिगर 144,050। व्हाट अबाउट दिस ईयर? 145। ये वाला टोटल करिए कितना आया? 957,695। अब आप देखिए, आप निकाल रहे हैं क्या? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? 957,695 डिवाइडेड बाय 5 करके निकलेगा। क्या वैल्यू निकली? 191539। ऐसा ऐसा कैसे निकला? ऐसे चलो ठीक है, हो सकता है। गुडविल इज इक्वल टू क्या? एवरेज, फॉर्मूला जरूर से लिखना, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 191,539। ईयर्स परचेज कितना बोले? क्या वैल्यू निकली? 766,156। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? बाकी लोगों ने लिख लिख के ठीक कर लिया, हो गया। कैलकुलेशन मुश्किल का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन। कंक्लूडिंग पार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर का, कंक्लूडिंग पार्ट। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, इसे फटाफट से नोट करें। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। ये कहते हैं कि कैलकुलेट द गुडविल ऑन 3 years परचेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। 9-10 में प्रॉफिट 2 लाख का था, लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी इंक्लूड है, बट एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी ₹20,000 है। 2010-11 में लॉस है, इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट्स 1 लाख है, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर ए 50,000। अच्छा, एक बात समझना आप, एक बच्चे ने मुझे ऑनलाइन पूछा कि सर लॉस के केस में हम सैलरी दे रहे हैं, बोलिए। हाँ तो दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते? चार्ज बोल के तो दे ही सकते हैं। देखो बेटा समझना, रियल लाइफ में जब आप अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अप्रोप्रिएशन और चार्ज जैसी कोई चीज होती नहीं है, कुछ नहीं होता। सैलरी इज एन एक्सपेंस, लॉस है या नहीं है, देना देना ही है। पार्टनर आ गया वो बात की बात है। तो अगर आपके क्वेश्चन में सैलरी की बात करी हुई है, एक्सक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर ये 50,000 रुपए की बोल रखी है आपको, तो आपको देनी है। अब नीचे नोट लिख दीजिएगा, सैलरी इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ चार्ज, काम खत्म। वैसा मतलब टू मेक योर पॉइंट क्लियर आप लिख दीजिए। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं कि भाई नहीं, इन केस ऑफ अ लॉस सैलरी इज नॉट टू बी गिवन, तो आपने एक चीज नहीं देखी कि इसके अंदर और बहुत सारी एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया हो। तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक सुटेबल नोट देके हम उसको आगे बढ़ा लें। ईशा इज दैट ओके? हम जो लॉस की बात कर रहे थे वो हमने यहाँ पर क्लियर किया अभी। यस सर। और 2011 में इंश्योरेंस क्लेम है, मतलब हम लिख लेते हैं पहले इसको, 9 10 10 11 11 12 13 14 वही सी फिगर है। और मुझे वैल्यूज बताते चलिए। चलिए, पहले साल क्या था, प्रॉफिट कितने का था? ईशा बताइए। 2 लाख बोलते चलिए। अगला बताइए 2010-11। लॉस था -30,000। -30,000। अगले साल में बोलिए। प्रॉफिट था 1,50,000। 50,000। उससे अगले साल बोलिए। और फिर 50,000 प्रॉफिट। 50,000। उससे अगले साल बोलिए। 80,000। 80,000। बहुत बढ़िया। चलो, पहला पॉइंट, पहले साल में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी कि प्लस कर दीजिए कितना? 10,000। 10,000। अगला आइटम क्या बोला? लॉस। माइनस मैनेजर्स कमीशन 20,000, ये माइनस करना ही करना था, दैट्स डन। उससे अगले साल चलिए, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1 लाख का नॉर्मल, अब नॉर्मल, हाँ। यस, हाँ गॉट इट टिशा। 1 लाख रुपए का अब नॉर्मल लॉस है ये, इट इज इंक्लूडिंग है, तो माइनस हो चुका, प्लस कर दिया। और जो वर्कर की सैलरी कितने की बोली है? 50,000, वो हमने माइनस कर दी, चार्ज मान के उसको कर दिया। और आगे चलिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अब सुनिए, इंश्योरेंस क्लेम मिलना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है, वो नॉन ऑपरेटिंग होती है, एक्सक्लूड है, तो कुछ नहीं करेंगे उसका। और वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, उसका भी कुछ नहीं करना। तो इसको अंदर कुछ नहीं करना दोनों चीजों का। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ठीक है। सर और इसी के इंश्योरेंस अंदर, करेंगे इंक्लूड। अच्छा रुक जाओ भाई, एक बात समझिए।
आपका क्या क्या आपकी फोर एक्टिविटी इंश्योरेंस क्लेम लेना है क्या? अपनी एक प्रॉपर्टी पे आग लगाए क्लेम ले लिया, दूसरी पे लगा, आपका बिजनेस यही है क्या? आग लगाओ और पैसा कमाओ, ऐसा तो नहीं है ना? है क्या ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव है? नहीं है। तो जो आपके क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन, क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन? इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1 लाख रुपए का, उसे आपने ऐड कर लिया। नहीं, 2011-12 में इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 40,000। इंश्योरेंस क्लेम तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, उसे जुड़ना ही नहीं था। एक्सक्लूड का मतलब नहीं जुड़ा, कुछ नहीं करना। इसके बाद बोला इंक्लूडिंग वेजेस पेड ऑन एम्प्लॉइज 40,000। वेजेस पेड ऑन एम्प्लॉइज इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इंक्लूड है, कुछ नहीं करना। एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹30,000। अब ये लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स 30,000 जो होता है, ये ऑपरेटिंग लॉस होता है आपका, और आपने एक्सक्लूड कर रखा है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितने का? 30,000 का माइनस करेंगे। ऐसे करके ठीक किया इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। कमीशन टू पार्टनर 50,000। 50,000, 50,000 माइनस कर दिया कमीशन पार्टनर का। पार्टनर का कमीशन चार्ज अप्रोप्रिएशन की तरह नहीं सोचना है। पार्टनर का कमीशन उसको काम करने के लिए दिया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, माइनस कर दिया। और आगे बोलिए। सर लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स अब नॉर्मल एक्टिविटीज हो है ना हमारी। नहीं बेटा, नॉर्मल एक्टिविटी होती है। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो लॉस नहीं झेलता? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सर वो अब ऑपरेटिंग। नॉर्मल हो ना, एबनॉर्मल नहीं है ना, तभी तो बोला मैंने, नहीं है एबनॉर्मल। तो फिर क्यों माइनस कर रहे हो आप? अरे तो नॉर्मल लॉस को तो माइनस करोगी ना। अच्छा हाँ ठीक है। और 50,000 उसके बाद क्या बोला? क्या बोला उसके? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंक्लूडिंग माइनस कर दिया था, प्लस करिए, कितने का? 20,000 का। अच्छा, नेक्स्ट ईयर पे चल, लास्ट ईयर पे क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट और रिजर्व आपको एड बैक करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती। 50,000 जोड़ दिया, हिसाब बराबर। चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऑपरेटिंग होते हैं कितना? ये माइनस कर दिया। चलिए, हो गया। अब आइए वैल्यू निकालते हैं। कितना आया ये आंसर? 190। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 20,000 पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 120। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 20,000। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 90,000। व्हाट इज द टोटल? 440। ठीक है, चलिए। अब हम बोलेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 440 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया? 5। 88,000 आया। और गुडविल की वैल्यू क्या निकली? एवरेज प्रॉफिट, हाँ। हाँ, इंटू ईयर्स परचेज। 88,000 इंटू 3 करूंगा, कितना? दैट्स योर आंसर। डन। हो गया। कितने लोगों ने ठीक किया था इसे? शाबाश। बाकी लोगों ने करा नहीं, गलत बात। किया था? था ये अभी भी किया? अच्छा, ठीक है। इसे नोट करेंगे, फिर अगले पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा थोड़ा सा सवाल है, बिफोर आई प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट हमने सीखना, और ये वेटेड एवरेज के साथ है। तो जब भी वेटेड एवरेज वाला है, पहले प्रॉफिट को करेक्ट करिए, करेक्ट करने के बाद वेट से मल्टीप्लाई करिए, तब आप अपना आंसर निकालेंगे। आइए समझते हैं क्या चीज है वो। भाई, आपके पास एक मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू क्या थी? 10,000 थी। ठीक है, 10,000 की बुक वैल्यू की मशीन को आपने क्या कर दिया? प्लस प्रॉफिट मिला के कितने में बेच दिया? 1,000। आपका सेल्स प्राइस कितना हो गया? सेल्स प्राइस इज 11,000। इस 11,000 को दो हिस्सों में डाल रहा हूं मैं। एक को बुक वैल्यू बोला, ऊपर से लिखा गया 10,000 का, और एक को बोला हम लोगों ने क्या? प्रॉफिट। कितने का? 1,000 का। टोटल वैल्यू कितनी होगी उसकी? 11,000, ऐसे करके। अगर क्वेश्चन बोलता है क्या कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो करेक्शन कैसे करेंगे? माइनस। कहां से माइनस करेंगे? प्रॉफिट से माइनस करेंगे। करेक्ट। अगर बोले कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कैसे ठीक करेंगे? -1,000 को करेंगे। लेकिन अगर बोले क्या, प्रोसीड ऑफ सेल्स प्रोसीड इज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब क्या करेंगे? तब 10+1, पूरे के पूरे 11,000 को क्या करेंगे आप? उससे माइनस करेंगे। क्योंकि
माइनस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। प्लीज एक बार फिर से बता दो। सेल्स होती है, पैसा आता है ना, ऑनलाइन में सेल्स होती है, पैसा आता है। आपको इस 10,000 की मशीन के बदले में 11,000 मिले, क्या ये जो 10,000 आपको मिला था, इज इट योर ऑपरेटिंग इनकम? बताइए मुझे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज योर ऑपरेटिंग इनकम? नो। नहीं है, तो प्रॉफिट के अंदर नहीं जुड़ना चाहिए था ना। नहीं। हाँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फिक्स एसेट्स इज इट योर ऑपरेटिंग इनकम? नहीं है, प्रॉफिट में नहीं जुड़ना चाहिए। तो मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन बोले कि मशीन की बुक वैल्यू, मशीनरी सोल्ड 10,000 इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो 10,000 माइनस करेंगे। अगर वो बोले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज क्रेडिटेड, तो 1,000 माइनस करेंगे। लेकिन अगर बोले प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल का मतलब होता है उसकी बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट, टोटल वैल्यू आपने क्या कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दी। तो कैसे ठीक करेंगे? पूरा का पूरा 11,000 माइनस करेंगे। पूरा का पूरा क्या करेंगे? 11,000 माइनस करेंगे। प्रॉफिट ये में बात ठीक से सब, बोलो बोलो। 11,000 माइनस करेंगे। हाँ, प्रॉफिट से 11,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 10,000 की मशीन की कीमत, 1,000 का प्रॉफिट, दोनों को आपने रेवेन्यू प्रॉफिट मान लिया। या। ठीक है जी, क्या मान लिया? रेवेन्यू प्रॉफिट। अच्छा, अगर आप इसे क्या मानते, सेल ऑफ एसेट्स मानते, तो बैलेंस शीट में जाते, वहां से 10,000 माइनस करते, करते ना, बैलेंस शीट से माइनस करते 10,000, और फिर 11,000 रुपए कैश में जोड़ते। प्रॉफिट लॉस में क्या जाता? 1,000 जाता, उसका एडजस्टमेंट कर लेते। यहाँ आपने क्या रायता फैलाया, 10 प्लस 1 11 का 11,000 कहाँ डाल दिया? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? 11,000 माइनस करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी चीज समझिए, जब आपने इसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स मान लिया, तो आपने तो सेल ऑफ एसेट्स माना ही नहीं। और अगर सेल ऑफ एसेट्स नहीं माना, तो वो एसेट्स बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगी। और अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगी, तो 1 साल 2 साल 3 साल उस पर डिप्रिसिएशन भी लगा होगा। अब जब आप आज उस मशीन को क्या मान रहे हैं, सेल मान रहे हैं, तो जो डिप्रिसिएशन आपने फालतू चार्ज कर दिया, उसे वापस लेना पड़ेगा। कहा था मैंने थोड़ी देर पहले कि डिप्रिसिएशन वापस लेने का क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जहां हमें डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट से डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। कैसे, वो मैं करके दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, देखते हैं। बेटा आपस में डिस्कशन ना करो, जो परेशानी मुझे बताइए। आइए देखते हैं, इसको करके देखते हैं। यही कंसेप्ट था, बाकी तो आसान चीजें हैं इसके अंदर। तो 14 15 15 16 ये मुझे वैल्यू बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलिए क्या थी? 2,000 कितना है वैल्यू? वैल्यू 2,000, 14 15 और कितना, कितना? 1,01,000। और चलिए 2015 16 में क्या वैल्यू बोली है? 24,000। उसके बाद अगली वैल्यू 2016 17 में कितना? 1 लाख। उसके बाद अगला बोलिए 2000 1,40,000। चलो जी, पहले साल की इंफॉर्मेशन आपने क्या कर दिया, 10,000 प्लस 11,000 सेल्स प्रोसीड बोला, यानी कि पूरा का पूरा 11,000 क्या कर दिया, प्रॉफिट में जोड़ दिया था। माइनस कर दीजिए कितना, इसी साल में होना है तो। नहीं, नहीं, कौन से साल में हुआ था? 1 दिसंबर 2016 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ। तो माइनस कर दिया कितना, 11,000। ये कर दिया माइनस 11,000, करेक्ट। अब आप जरा समझिए, 10,000, ये, बेटा मुझे बता 1 दिसंबर 16 कहाँ आएगा? मैं देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। 1 दिसंबर 2016 को हुआ ना, तो 1 दिसंबर 2016 16 17 में तो जाएगा। अच्छा, फोर्थ, पहली एडजस्टमेंट क्या है फिर बताइए। चलो ठीक है, क्या किया आपने? सबसे पहले कौन से साल में आपने क्या किया था, वो मशीन की रिपेयर करी थी? 1 दिसंबर 2016, ये वाले में कितने की रिपेयर करी थी? हाँ, 30,000। क्या कर दिया था, कैपिटलाइज कर दिया था उसको। रिपेयर करी थी ना, कैपिटलाइज कर दिया, रेवेन्यू में चार्ज कर दिया ना उसको। मतलब उसे एड बैक करेंगे, कितना करेंगे एड बैक? 30,000। ठीक है जी। और इस 30,000 को अब आपने क्या मान लिया, एसेट्स मान लिया। इस एसेट्स पर डिप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो कैसे लगेगा डिप्रिसिएशन? देखिए, 30,000 का रेट कितना डिप्रिसिएशन का? 10/100। दिसंबर का मतलब क्या हुआ? हाँ, 4/12।
तो कितना डिप्रेशन बन गया? 1000। 1000 डिप्रिसिएशन बना। आप क्या करेंगे, यहाँ से 1000 माइनस करेंगे। ठीक है, अब आपकी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? अरे ये तो पहले क्वेश्चन में भी करा था ऐसा। अब मशीन 29 हो गई। 29 का 10% कितना? वो यहां से माइनस करेंगे। दिस इज डन। आपने मेजर रिपेयर, जिसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, प्रॉफिट से माइनस कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। अब आपने प्रॉफिट में ऐड बैक एक्सपेंस तो माना नहीं, अब वो असेट्स हो गए आपकी, तो उस assets पे तो डेप्रिसिएशन लगना है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन का रेट? 10%। दिसंबर से मार्च तक का रेट कितना बनेगा, 4 महीना। 10% 1000, 1000 माइनस कर दिया। 30 में से एक माइनस कर, 29 वैल्यू आई। 29 आपके अगले साल की ओपनिंग वैल्यू है, उस पर 10%, 2900, काम खत्म। इससे आगे होता तो और माइनस करके दिखाता। पहला एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा बताइए क्या है ये? इसका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो क्या करूंगा, माइनस कितना? 20,000। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो अगले साल का क्या हो जाएगा वो, ओपनिंग स्टॉक। इस साल का क्या है ये, क्लोजिंग स्टॉक, तो अगले साल का क्या हो जाएगा ये, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, उल्टा करना है, माइनस। और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूड मतलब प्लस करना है। और सुनो, जो यहाँ किया उसका उल्टा अगले साल करना है। सीधी सी बात ये है। यहाँ तक ठीक है? अगला बोलिए क्या लिखा है। हाँ, 24,000, 24,000, 24,000 यहाँ से माइनस किया, माइनस 24,000 यहाँ से भी माइनस किया। और बताइए अगला क्या है। हाँ, अब 11,000 वाली एडजस्टमेंट आ जाती है। क्या बोला 11,000 वाली एडजस्टमेंट में? देखिए यहाँ पर कि 11,000 रुपये जो था आपका, वो आपने क्या कर दिया, आपने उसको क्या मान लिया था, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया था। कौन से साल में था वो, 1 अप्रैल 20, यहाँ यहाँ। तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कितना, नहीं, 11,000 है ना, माइनस करेंगे कितना, 11,000। 11,000 माइनस कर दिया। 10,000 की वैल्यू, 1,000 का प्रॉफिट। वैसे तो आपको 10,000 को नहीं इंक्लूड करना था, प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना था। आपने दोनों काम कर दिए। आपने मशीन की वैल्यू को भी इनकम मान लिया, और उसके प्रॉफिट को भी इनकम मान लिया। दोनों ने, मशीन की वैल्यू तो इनकम थी ही नहीं, और प्रॉफिट जो था वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, तो दोनों ही माइनस करना था, दोनों माइनस कर दिया। अब जब आपने इसे यहाँ से हटा दिया, तब आपकी मशीन पे जो डिप्रिसिएशन था, अब तो मशीन बिक गई आपकी। मशीन पे डिप्रिसिएशन जो आपने चार्ज किया था, ऐड बैक करेंगे, उसको वापस लेंगे डिप्रिसिएशन। तो बताइए, पहले साल 10,000 पर कितना डिप्रिसिएशन लगा होगा, 10%, कितना बना होगा, 1,000, है ना, शुरू में ही। कितना ऐड बैक करूंगा मैं, 1,000 ऐड बैक करूंगा। दूसरे में कितना ऐड बैक करूंगा, 900। तीसरे में कितना ऐड बैक करूंगा, 810। समझ में बात आई? 10,000 में से मैं 1,000 माइनस करूंगा तो मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी, 9,000। 9,000 का 10% कितना हुआ, 900। 9,000 में 900 माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी होगी, 8,100। 8,100 का 10% कितना हुआ, 810। कैसे, देखिए, पहले साल में आपकी वैल्यू कितनी बन गई होगी। पहले साल का डिप्रेशन आपका 1,000 था, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में 10,000 माइनस 1,000, योर वैल्यू इज 9,000। 9,000 का 10% कितना हो जाएगा, 900 रुपये डिप्रिसिएशन आया। तीसरा साल क्या वैल्यू थी, 9,000 वैल्यू थी, माइनस 900, व्हाट इज योर वैल्यू, 8,100। उस पर डिप्रेशन कितना लगेगा, 8,100 पे 10%, 810। ये आपको वापस लेने हैं, क्योंकि आपने मशीन तो बेच दी थी, लेकिन बुक्स में आपने मशीन बिकी हुई नहीं दिखाई, उसको नॉर्मल गुड्स की तरह ट्रीट कर दिया। अब जब आपने ये प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिया, तो मशीन बिक गई, निकल गई आपके पास से, तो उस पर जो डिप्रेशन चार्ज किया था वो तो वापस लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मशीन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, उस पर आपने डिप्रेशन चार्ज कर दिया था। नाउ यूल टेक द डिप्रिसिएशन बैक, और पुरानी डेट से वापस करेंगे। इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ थी। अब सारी फिगर आ गई, डाउट है कुछ, बताइए। व्हाट इज द वैल्यू, 77,000। व्हाट इज द वैल्यू, 78,000। व्हाट इज द वैल्यू, 117900। व्हाट इज द वैल्यू, 10। 1, 2, 3 और 4, टोटल हो गया 10। ये कितना बना, 77,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 1,56,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 700। व्हाट इज दिस वैल्यू, 4,55,640। टोटल कितना आ गया, सो 042,3
40 ऐसे। अब आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, ये वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है बताइए। 1,04,340, 142,340 डिवाइडेड बाय कितना कर रहे हैं आप, 10, डिवाइडेड बाय 4 नहीं करते, सम ऑफ वेट्स करते हैं इसको। क्या वैल्यू निकल कर आई, 10434, ये निकली, ये निकली ना वैल्यू, नहीं, टू 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 भी तो होना इधर, 13। 104,234। ओ माय गॉश, यू आर वेकिंग अप, जाग रही, नाइस, बहुत बढ़िया, गुडविल, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, व्हाट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताइए, 14234 इनटू कितना, कितना इनटू 3, क्या वैल्यू निकली, 3127, हाँ, 02, दैट्स योर आंसर, ठीक है। कितने लोगों ने ठीक किया था ऐसा, जय वीरू, शाबाश, आशीषता। आपकी इलस्ट्रेशन 23 थी ना, इलस्ट्रेशन 23, हम कर रहे हैं क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें एक बच्चे ने डाउट बताया, एवरेज प्रॉफिट देखिए कैसे होना था, एवरेज प्रॉफिट निकालना, मैं सारे ही बता देता हूँ चलिए। लेकिन उससे पहले बाकी लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे वो देखिए, बाकी लोग करेंगे जरा देखिए। आप लोग ना पेज नंबर P.E.44 पे चले जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम, 37 कर रखा है अगर तो ठीक है, 37 जिन्होंने कर रखा वो इस पे चले जाइए, 37 पे चले जाइए, ये तो आइए देखें, कैलकुलेशन ऑफ, मैं इलस्ट्रेशन 23 पूरा करवा रहा हूँ। सबसे पहले बताइए एवरेज प्रॉफिट, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना कितना आया था, कोई मुझे बताए। सर 160, 160 प्लस 140, 140 प्लस 2,70,000 270 डिवाइडेड बाय अपॉन कितना करना है, 3 करना है, और वैल्यू, और फाइव ये, सेवन और माइनस, माइनस कितना करना है आपने, 60,000 भी करना है, ऐसे 2,500। भी करना है, ऐसे भी करना है। क्यों करा ऐसा 60,000 माइनस, दो लोगों की सर सैलरी नेक्स्ट थी। स्टेप में कर सकते हैं, क्या उसी स्टेप में अरे करना जरूरी? नहीं, हर एक अलग अलग कर रहे हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। ये वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 570, 570 अपॉन में 3 3 माइनस माइनस 60,000, और कितना हो गया, 190 हो गया ये, माइनस माइनस 60, 130। 130 आ गया, ठीक है। पहला, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, 130, ईयर्स परचेज कितना, 3, कितना आ गया, 390, दैट्स योर आंसर, इलस्ट्रेशन 23। हाथ पे हाथ मत धरो, 37 क्वेश्चन करो ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, शुरू हो जाओ पहले जो लोग इलस्ट्रेशन 23 नहीं कर पाए थे वो, नंबर 2। अब दूसरा क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट बोला, यस सर। चलो, सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए आपको, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दैट वाज 130, करेक्ट। नंबर, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने निकाले आपने कैपिटल क्वेश्चन में, एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ कैपिटल बेटा है क्या, 10 लाख। नहीं, वो 11 माइनस 10 करके निकाला था ना शायद, ऐसे नहीं सर, करके, इंटू 11/100 ऐसे करके था ना। अरे एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है ना क्वेश्चन में आपके, हाँ 23 हाँ में, हाँ। 11 लाख की क्या एसेट्स थी और 1 लाख की लायबिलिटी थी ना, ऐसी तो कुछ था, बट सर कंफर्म कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है दे रखा 10 है, लाख कितना, यस, 10 10 लाख। लाख दे, तो लो 10 लाख ले लो फिर, सीधा सीधा से, इंटू 11/100 कितना हो गया, 1,10,000, दिस इज डन। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट कितना हुआ आपका, 130
-110, सुपर प्रॉफिट इज 20,000, ठीक है। और गुडविल जो हुई कितनी हुई वो, सुपर प्रॉफिट इनटू into ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट 20,000, व्हाट इज ईयर्स परचेज 3 थी, तो क्या वैल्यू आ गई 60,000। तीसरा क्वेश्चन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुपर प्रॉफिट निकाल दिया तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी साथ साथ कर देते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट साथ साथ करते हैं, तो कैसे बनेगा वो, 20,000 into हाँ 100 by हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वो क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 100/11, क्या निकला था, 118,8, 1,81,818. बस ये हो गया, यही है, दिस इज फाइन। Yes, अरे sir. निकला नहीं निकला ये वाला, सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हमसे बोला क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लीजिए, वो कर लेते हैं, चलिए कैसे करना देखिए जरा। नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए जरा। सबसे पहले लिखा आपने क्या, एवरेज प्रॉफिट, व्हाट वाज दैट, दैट वाज 130, ठीक है। नंबर 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकली, 130 इंटू 100/11, क्या निकली वैल्यू बताइए, जयवीरू सोना मत, कितना निकला था ये, अरे ऑनलाइन में बताओ मुझे जिसको डाउट था। Yes, sir, मुझे 1,30,000 इंटू 100/11 करूंगा तो क्या निकलेगा, सर मैं तो कर बताए रही हूँ. मुझे। सुनो, ये कितना निकली थी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, 118181. 811,81,808, ये वैल्यू निकली, ठीक है जी, कैपिटलाइज वैल्यू निकली। और सुनो, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 lakh. 10 लाख दे रखी है, तो गुडविल कैसे निकली, 11,81,818 माइनस 10 लाख, व्हाट इज गुडविल, 1,81,818, हो गया, व्हाट इज योर आंसर। फिर आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दिया था, गुडविल आ गई. हाँ यही तो करते थे पहले भी, इसका मतलब फिर ठीक. से बोल रहा हूँ तुम्हें, तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है चैप्टर की, और हमने चैप्टर खत्म कर दिया है, ये नॉट प्रैक्टिस इट ऑल, कर लो प्रैक्टिस, इसलिए कह रहा हूँ, और गलत बात है, ऑनलाइन मत बैठो, ऑफलाइन आके प्रैक्टिस करो। तो अब हम वाइंड अप कर रहे हैं, सारा का सारा काम आपके पास है, आपको बैक के क्वेश्चंस करने हैं, इलस्ट्रेशन करनी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।